आज हम आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश को 2008 और 2024 में हिलाकर रख दिया। प्रेम कहानियां अक्सर त्याग और समर्पण की मिसाल होती हैं, लेकिन कभी कभी ये जुनून ऐसा मोड़ ले लेता है कि प्रेम अपराध में बदल जाता है। ये कहानी है हाजी इलाल और शीबा सिरोही की, एक ऐसी मोहब्बत जिसने 3 हत्याओं को जन्म दिया। वर्ष 2007 की बात है, दिसंबर की एक ठंडी दोपहर। लेकिन कई दिनों की कड़ाके की सर्दी के बाद सूरज की हल्की किरणें कुछ राहत दे रही थीं। उत्तर प्रदेश के गंगानगर इलाके में स्थित राधा गार्डन पार्क में एक लड़की अपनी सहेली के साथ टहलने आई थी। उसका नाम था शीबा सिरोही। पार्क में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे वहां एक अजीब सी शांति थी। दोनों सहेलियां पार्क में घूम रही थीं कि तभी शीबा की नजर एक आदमी पर पड़ी जो लगातार उसे घूरे जा रहा था। पहले तो उसे ये अजीब लगा, लेकिन फिर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि शायद उसकी खूबसूरती की वजह से लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद शीबा और उसकी सहेली पार्क से निकलकर घर लौट गईं। हालांकि उनकी नजरें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए टकराई थीं, लेकिन उस आदमी के लिए ये काफी था। पहली नजर में ही वो शीबा के प्यार में पड़ चुका था, बेहद गहराई से। उस दिन के बाद से वो आदमी रोज अपनी कार से राधा गार्डन जाने लगा, बस इस उम्मीद में कि वो फिर से शीबा को देख सके। लेकिन वो कोई साधारण आदमी नहीं था। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मीट कारोबारी था, जिसकी दौलत का कोई हिसाब नहीं था। वो करोड़पति था। उसके पास उन दिनों की सबसे महंगी कारें थीं, जिन्हें बहुत कम लोग खरीद सकते थे। उसका नाम था हाजी इलाल कुरैशी। लेकिन इतनी दौलत और रुतबे के बावजूद हाजी शीबा के पास जाकर उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मगर उसके दोस्त मोनू ने उसकी ये परेशानी हल करने की ठान ली। जब मोनू को पता चला कि हाजी को शीबा से प्यार हो गया है, तो उसने शीबा तक हाजी का पैगाम पहुंचाने का फैसला किया। लेकिन जब मोनू ने शीबा से कहा कि हाजी उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो क्या हुआ? शीबा ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने साफ साफ कह दिया, हम सिर्फ अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। यह सुनकर हाजी का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उसे जाहिर करने का फैसला किया। इसके बाद हाजी ने शीबा से अकेले में मिलने का प्रबंध किया। जब दोनों मिले तो शीबा बेहद उदास दिख रही थी। हाजी ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? तो उसने बताया, मेरे पिता भारतीय सेना में कर्नल थे और मेरी माँ एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल। मेरे पापा चाहते थे कि मैं भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करूं, लेकिन स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ कारणों से मैं सेना में भर्ती नहीं हो पाई। पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके माता पिता ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू कर दी। उनके पिता चाहते थे कि उनका दामाद भी भारतीय सेना में सेवारत हो। इसी खोज के दौरान उन्हें एक उपयुक्त युवक मिला। वो न केवल सुंदर था, बल्कि सेना में कैप्टन के पद पर कार्यरत था। शीबा के पिता ने पहले अपनी बेटी से इस शादी के प्रस्ताव पर चर्चा की, फिर उस कैप्टन से संपर्क किया। संयोग से दोनों ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और शीबा की शादी कैप्टन से कर दी गई। लेकिन हाजी इलाल के दिल में उमड़ा हुआ प्यार इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था, नहीं। और यही प्यार आगे चलकर एक भयानक अपराध में बदल गया। शादी के बाद शीबा अपने पति के साथ भारत की राजधानी दिल्ली चली गई, क्योंकि वहीं उसका परिवार रहता था। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर क्या सच में? लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद शीबा और उसके परिवार को एक भयानक त्रासदी का सामना करना पड़ा। उसके पिता का अचानक निधन हो गया। शीबा की एक छोटी बहन थी, जिसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करती, उसके पिता इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। शीबा अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी, जबकि उसकी माँ और छोटी बहन अकेली रह गईं। हालांकि वे एक संपन्न परिवार से थीं, लेकिन क्या दौलत अकेलापन मिटा सकती है? इस अकेलेपन से बचने के लिए शीबा की माँ और बहन ने व्यवसाय में उतरने का फैसला किया और फिर वे दोनों दुबई चली गईं। वहां उन्होंने कपड़ों का व्यवसाय शुरू करने के लिए एक दुकान किराए पर ली। लेकिन इस बीच शीबा की शादीशुदा जिंदगी में दरारें पड़ने लगीं। शीबा ने एक दिन हाजी इलाल को बताया, मेरा पति अक्सर अपनी नौकरी की वजह से महीनों बाहर रहता है, मैं अकेली पड़ जाती हूं और हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। समय के साथ ये दूरियां इतनी बढ़ गईं कि आखिरकार शीबा ने कह दिया, मैं अब इस शादी को जारी नहीं रख सकती। उसका पति उसे समय नहीं देता था और उनके विचार भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। आखिरकार दोनों ने अपने परिवार की सहमति से अलग होने का फैसला कर लिया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे दी।
उस समय शीबा मेरठ जिले के गंगानगर इलाके में रहती थी और यहीं पर उसकी मुलाकात हाजी इलाल से फिर हुई। लेकिन उस वक्त भी उसका तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। हाजी इलाल, जो अब तक शीबा के प्यार में दीवाना था, क्या वो ये मौका हाथ से जाने देता? नहीं। उसने अपने प्रभाव और संपर्कों का इस्तेमाल करके शीबा के तलाक को जल्दी करवाने में मदद की। और फिर एक दिन वो घड़ी भी आ गई जब शीबा का कानूनी तौर पर तलाक हो गया तो वो पूरी तरह से आज़ाद हो गई। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसने आगे की पढ़ाई भी शुरू कर दी। इस वजह से वो अपना ज्यादातर समय मेरठ में बिताती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब भी शीबा भारत में होती वह अक्सर हाजी से मिलने जाती। इन मुलाकातों के दौरान उसके मन में भी धीरे धीरे हाजी के लिए भावनाएं विकसित होने लगीं। और हाजी, वो तो पहले ही उसके प्यार में पागल था। उसने प्यार के नाम पर शीबा पर खूब पैसे लुटाए, बेहिसाब। लगता था अब शीबा की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन क्या ये सच था या फिर ये कहानी अभी और खतरनाक मोड़ लेने वाली थी? वो अपनी माँ और बहन के व्यवसाय में मदद करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा सहारा कौन था? उसका प्रेमी हाजी लाल। हाजी ने उसे भरपूर पैसे दिए थे, जिससे वो जब चाहे कॉलेज जा सकती थी, घूम सकती थी, जो चाहे कर सकती थी। लेकिन क्या हाजी इलाल ही उसकी जिंदगी में अकेला था? नहीं। कॉलेज में अपने समय के दौरान शीबा की जिंदगी में एक नया शख्स आया, सुधीर उज्ज्वल। वो उसी कॉलेज में मास्टर ऑफ कॉमर्स का छात्र था। साथ में पढ़ते पढ़ते दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। लेकिन क्या बस दोस्ती थी? नहीं। जैसे जैसे समय बीता, सुधीर के दिल में भी शीबा के लिए गहरी भावनाएं पनपने लगीं। वो उससे एक तरफा प्यार करने लगा था, बेहद गहराई से। हालांकि उनका रिश्ता काफी मजबूत था। शीबा सुधीर से घंटों बातें करती। कभी कभी दोनों अकेले किसी कैफे या रेस्टोरेंट में भी चले जाते थे। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने लायक थी। इस दौरान हाजी इलाल भी उसकी जिंदगी में था। सुधीर इससे पूरी तरह अनजान था। एक दिन सुधीर ने हिम्मत करके शीबा को कॉलेज में बुलाया और अपने प्यार का इजहार कर दिया। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन क्या हुआ? शीबा ने कुछ नहीं कहा, एकदम चुपचाप वहां से चली गई। यह देखकर सुधीर उलझन में पड़ गया। आखिर उसे अपने प्रपोजल का कोई जवाब क्यों नहीं मिला? कई दिन बीत गए। शीबा रोज कॉलेज आती रही, सुधीर से मिलती रही। लेकिन जब भी सुधीर ने अपने प्रस्ताव का जवाब मांगा, शीबा ने कभी हां या ना में जवाब नहीं दिया। सच क्या था? सच तो ये था कि शीबा उलझन में थी। वो सोच रही थी, मेरा भविष्य हाजी के साथ उज्जवल होगा या सुधीर के साथ। इस दौरान वो हर छोटी छोटी बात पर ध्यान दे रही थी। लेकिन आखिरकार एक सच्चाई उसके सामने स्पष्ट हो गई। एक तरफ हाजी लाल, जिसके पास अपार धन दौलत थी। दूसरी तरफ सुधीर उज्ज्वल, जो एक साधारण कॉलेज छात्र था, बिना किसी नौकरी के। तो क्या हुआ? फिर से पैसा जीत गया। शीबा ने हाजी लाल को चुना। अब वो सिर्फ हाजी के साथ घूमती, बल्कि दिल्ली में हाजी द्वारा खरीदे गए फ्लैट में भी जाने लगी। वहां वे कई दिन साथ बिताते थे। लेकिन सुधीर उसे एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो किसी और से प्यार करती है। क्या ये सिर्फ प्यार था? नहीं। शीबा कॉलेज में सुधीर का इस्तेमाल भी करने लगी। और सुधीर, वो तो सपनों की दुनिया में था। उसे यकीन था कि एक दिन वो शीबा से शादी करेगा। लेकिन शीबा के मन में कुछ और ही था। जब सुधीर की हरकतें बढ़ने लगीं, उसने हाजी लाल को उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। क्या ये सिर्फ शिकायत थी या फिर कोई साजिश? इस दौरान जब भी शीबा हाजी के साथ होती, सुधीर उसे कई बार फोन करता। आखिर वह इतना बेचैन क्यों था? एक दिन तंग आकर शीबा ने हाजी से कहा, एक लड़का है जो मेरे कॉलेज में पढ़ता है और मुझसे प्यार करने लगा है। लेकिन क्या हाजी इलाल इसे यूं ही जाने देगा? नहीं। अब एक तूफान आने वाला था। लेकिन वह उससे बात नहीं करना चाहती। इसके बावजूद सुधीर उसे लगातार परेशान करता रहता था। इधर शीबा ने हाजी इलाल को यह एहसास दिलाया कि सुधीर उसके कॉलेज का ही एक आम लड़का है। लेकिन अब वो रोज रोज उसके रास्ते में आकर उसे तंग करने लगा था। यह सुनकर हाजी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन मैं उस लड़के से आमने सामने मिलूंगा और बात करूंगा। लेकिन क्या ये बात यहीं खत्म हो गई? नहीं। शीबा ने बात को और बढ़ाते हुए कहा, वो लड़का कभी कभी अपने दो दोस्तों के साथ मेरे रास्ते में आ जाता है और फिर वे तीनों मुझे रोकते हैं और मुझसे जबरदस्ती सुधीर का प्रस्ताव स्वीकार करने को कहते हैं। अब तक शीबा धीरे धीरे हाजी के मन में सुधीर के खिलाफ जहर भर चुकी थी। लेकिन जब उसने रास्ता रोकने की बात कही तो हाजी लाल भी पूरी तरह भड़क गया। इसके बाद हाजी ने गुस्से में पूछा, बताओ
कौन है ये दोनों लड़के? शीबा ने बताया, उनके नाम हैं सुनील ढाका और पुनीत गिरी। अब तक हाजी के मन में एक बात साफ हो गई थी, शीबा सिर्फ मेरी है और कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। अब क्या होने वाला था? हाजी का खून खौल रहा था। उसने तय कर लिया कि सुधीर और उसके दोस्तों ने जो किया है उसकी सजा उन्हें मिलेगी, और वो सजा होगी मौत। सबसे पहले हाजी ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उन तीनों की पूरी जानकारी जुटाई। उसे पता चला सुनील ढाका 27 वर्षीय, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और भारतीय रेलवे में ठेकेदार के तौर पर काम करता था। पुनीत गिरी 22 वर्षीय, जो सुधीर का क्लासमेट था और दोनों मेरठ कॉलेज के एक ही हॉस्टल में रहते थे। सुधीर, जिसके बारे में तो शीबा पहले ही हाजी को सब कुछ बता चुकी थी। लेकिन हाजी की प्लानिंग क्या थी? मेरठ शहर में गुदरी बाजार नाम का एक इलाका था जिसके पास हाजी लाल का फार्म हाउस था। एक दिन हाजी ने शीबा से कहा, तुम किसी बहाने से सुधीर और उसके दोस्तों को इस फार्म हाउस पर ले आओ, उसके बाद जो करना होगा वो मैं देख लूंगा। क्या शीबा समझ गई थी कि हाजी क्या करने वाला है? पूरी तरह समझ गई। उसे एहसास हो गया था कि अब सुधीर और उसके दोस्तों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और फिर आई 22 मई 2008 की खौफनाक तारीख। इससे एक दो दिन पहले ही शीबा ने सुधीर और उसके दोस्तों पुनीत और सुनील को बता दिया था कि वो उन्हें एक खास व्यक्ति से मिलवाने ले जाएगी। और फिर वही हुआ। 22 मई की शाम शीबा सुधीर और उसके दो दोस्तों को लेकर हाजी के फार्म हाउस पर पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने कहा, मैं चाहती थी कि तुम सब किसी बेहद जरूरी इंसान से मिलो और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मुलाकात थी या मौत का जाल? थोड़ी ही देर बाद हाजी लाल अपने कुछ खास दोस्तों के साथ फार्म हाउस पर पहुंचा। वो शीबा के तीनों दोस्तों के सामने बैठ गया, लेकिन अचानक शीबा वहां से चुपचाप निकल गई। फिर हाजी के दोस्तों ने टेबल पर शराब की बोतलें और कुछ स्नैक्स रख दिए। लेकिन उस रात की सच्चाई शराब की बोतलों से कहीं ज्यादा खौफनाक होने वाली थी। आखिर हाजी लाल ने उन तीनों के लिए क्या प्लान किया था? क्या ये बस एक पार्टी थी या मौत की साजिश? हाजी ने खुद सुनील, सुधीर और पुनीत के गिलासों में ड्रिंक्स डाली और बड़ी बेरहमी से कहा, पियो। उस समय हाजी लाल उनके ठीक सामने बैठा था, लेकिन फार्म हाउस के आसपास करीब 12 से 14 आदमी और भी मौजूद थे जो उसके इशारों का इंतजार कर रहे थे। इधर सुधीर बार बार अपने फोन से शीबा को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शीबा ने उसका फोन नहीं उठाया। जब हाजी ने ये देखा तो वह अपनी कुर्सी से उठा, भारी आवाज में चीखा, तुम फोन पर क्या कर रहे हो? बस वही करो जो तुम्हें बताया गया है। उसकी आवाज में ऐसा खौफ था कि तीनों दोस्तों ने धीरे धीरे अपने अपने गिलास उठाए और चुपचाप शराब पी ली। लेकिन हाजी तो आज कुछ और ही सोच कर आया था। एक और ड्रिंक लो, हाजी ने कहा और बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से उनके गिलास भर दिए। अब तक सुनील, सुधीर और पुनीत दबाव में आ चुके थे और एक के बाद एक शराब पीते चले गए, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। हाजी ने उनके गिलास लगातार भरते ही रहे। आखिरकार तीनों इतनी शराब पी चुके थे कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वे वहीं टेबल पर ढेर हो गए, बेहोश। यही मौका था जिसका हाजी इंतजार कर रहा था। उसने एक खौफनाक मुस्कान के साथ अपने सभी दोस्तों को बुलाया। अब खत्म करो इन्हें, हाजी ने हुक्म दिया और लोहे के पाइप बरसने लगे। तीनों बेहोश लड़कों को बेरहमी से पीटा गया, इतनी बेरहमी से कि चीखें तक बाहर नहीं आ सकीं। लेकिन हाजी का गुस्सा, वो तो सुधीर पर सबसे ज्यादा था। आखिर वही था जिसने शीबा के साथ शादी के सपने देखे थे और ये बात हाजी को कबूल नहीं थी। पहले तो हाजी ने सोचा कि बस उन्हें पीटकर छोड़ देगा, लेकिन शराब के नशे में डूबा हाजी अब खुद पर काबू नहीं रख सका। कुछ देर बाद उसने अपने भाई से पिस्तौल मांगी और धाएं। पहली गोली सुनील के सीने में उतार दी, धाएं। दूसरी गोली पुनीत के सिर में दाग दी, धाएं। तीसरी गोली सुधीर के दिल के आर पार कर दी। फर्श पर खून ही खून बहने लगा। लेकिन हाजी अभी शांत नहीं हुआ था। उसकी आंखों में अब भी आग जल रही थी। वो कुर्सी पर जाकर बैठा, गहरी सांसें ली, पानी पिया और फिर अचानक अपने कमरे में चला गया। जब वो लौटा तो उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार थी और फिर हाजी ने एक एक करके तीनों की गर्दनें बेरहमी से काट डालीं। खून हर तरफ फैल चुका था। इसके बाद तीनों शवों को घसीटकर फार्म हाउस के प्रवेश द्वार पर डाल दिया गया, जैसे वे कोई कूड़ा हों। उस रात फार्म हाउस में मौजूद सभी लोग शराब के नशे में धुत होकर सो चुके थे। लेकिन एक चूक हो गई, एक खतरनाक चूक।
शवों से बहता खून सीढ़ियों तक पहुंच चुका था। सुबह का उजाला हुआ 23 मई की सुबह। कुछ राहगीर फार्म हाउस के पास से गुजरे। एक आदमी की नजर सीढ़ियों पर फैले खून पर पड़ी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन दिल में शक घर कर गया और वो पास जाकर देखने लगा। जैसे ही उसने खून की पहचान की, उसके होश उड़ गए। घबराकर उसने फार्म हाउस का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। धड़ 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 आवाज सुनकर कुछ लोग जागे, बाहर निकले और उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन मामला हाथ से निकल चुका था। अब तो हाजी भी जाग चुका था। जल्दी जल्दी में शवों को ठिकाने लगाने की योजना बनी। तीनों शवों को कार की चादरों में लपेटा गया और लाल टाटा सफारी में रखने की कोशिश की गई। हाजी ने आदेश दिया, 2 शव डिक्की में डालो और एक को पीछे की सीट के नीचे रखो। उनका इरादा साफ था, शवों को किसी नदी या सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने का। लेकिन योजना बन चुकी थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कार का ईंधन खत्म हो गया और इसी दौरान वहां से कई लोग गुजरने लगे, जिससे शवों को छुपाना अब मुश्किल हो गया था। 23 मई की सुबह 11:45। कुछ लोगों की नजर सड़क किनारे लावारिस खड़ी एक कार पर पड़ी। शक हुआ तो वे धीरे धीरे कार के पास पहुंचे और अंदर झांक कर देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पिछली सीट के नीचे नजर डाली, उनके होश उड़ गए। खून के ताजा धब्बे और एक आदमी का शव पड़ा था। देखते ही देखते वहां भीड़ जुटने लगी। किसी ने जल्दी से पुलिस को सूचना दी और कुछ ही मिनटों में पास के थाने से पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए, मगर कार का ताला बंद था। पुलिस ने फौरन एक मैकेनिक बुलाया और जैसे ही ताला खुला, सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने पिछली सीट के नीचे झांका और चौंक गई। फिर उन्होंने डिक्की खोली तो वहां का मंजर और भी खौफनाक था। डिक्की के अंदर 2 और लाशें पड़ी थीं, बुरी तरह से कुचली हुई। तीनों शवों के शरीर पर गहरे घाव थे, खून से लथपथ। और कार में एक टी हुई चादर भी बरामद हुई, जिस पर खून के निशान साफ दिख रहे थे। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया। जांच में पता चला कि पीड़ितों को पहले बेरहमी से पीटा गया था, फिर एक एक कर गोली मारी गई थी। शवों को फौरन पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया, लेकिन पुलिस को एक सुराग हाथ लग चुका था। एक पीड़ित की जेब से एक मोबाइल फोन मिला, जिससे उनकी पहचान हो सकी। शाम तक सुनील, सुधीर और पुनीत के परिवार अस्पताल पहुंच चुके थे। जैसे ही हत्या की ये खबर मीडिया तक पहुंची, पूरा शहर दहल उठा। 24 मई की सुबह राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया। मेरठ कॉलेज में गुस्सा फूट पड़ा, छात्रों में आक्रोश था। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और मेरठ शहर को बंद करने की मांग उठाई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को अपनी जांच तेज करनी पड़ी और फिर जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। कार के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि वो कार किसी और की नहीं बल्कि हाजी इलाल की थी। पुलिस बिना वक्त गंवाए हाजी के घर पहुंची, लेकिन हाजी इलाल फरार हो चुका था। पर भागकर कहाँ जाता। कुछ ही घंटों में पुलिस ने हाजी इलाल को धर दबोचा और जब पूछताछ शुरू हुई तो हाजी का खौफनाक सच बाहर आ गया। हाजी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसने ये हत्याएं अपनी गर्लफ्रेंड शीबा के कहने पर की थीं। सिर्फ यही नहीं, हाजी ने 12 लोगों के नाम पुलिस को बताए, जिसमें उसका अपना भाई भी शामिल था। शीबा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फौरन चार्जशीट तैयार हुई, गवाहों के बयान दर्ज हुए और मामला कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन न्याय की राह इतनी आसान कहाँ थी। 2008 से कोर्ट में मामला चलता रहा और फिर 2010 में शीबा को जमानत मिल गई। जेल से छूटते ही वो भारत छोड़कर दुबई चली गई, अपनी मां और बहन के पास। इधर मेरठ जिला एवं सत्र न्यायालय में केस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 16 साल, पूरे 16 साल तक पीड़ित परिवार न्याय के इंतजार में तड़पता रहा और फिर आखिरकार जुलाई 2024 में इस बहुचर्चित हत्याकांड की अंतिम सुनवाई तय हुई। शीबा को भारत वापस बुलाया गया और वो बिना किसी परेशानी के लौट आई। उसे पूरा भरोसा था कि हाजी इलाल के महंगे वकील केस जीत जाएंगे। लेकिन 5 अगस्त 2024 को मेरठ जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। हाजी इलाल, शीबा और उनके 10 साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब हत्याएं हुई थीं, तब हाजी का एक दोस्त नाबालिग था, उसे विशेष गृह किशोर जेल में भेज दिया गया। फैसले के दिन कोर्ट में भारी भीड़ उमड़ी थी। चारों ओर सिर्फ एक ही नारा था, इंसाफ चाहिए। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या इतने साल बाद मिला न्याय?
उन परिवारों के घाव भर पाएगा? हालांकि हाजी इलाल, शीबा और उनके साथियों ने मेरठ जिला एवं सत्र न्यायालय के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, मगर इन 16 सालों में पीड़ित परिवारों ने जो कुछ सहा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है और ये केस अभी भी जारी है। हम इस पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आपको हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जरूर बताया जाएगा। अगर आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसी ही सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।